नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रूह। मेरी दुनिया भावनाओं पर नहीं, गणित और संभावनाओं पर चलती है। मैं वो इंसान हूँ जो कमरे में घुसने से पहले यह कैलकुलेट कर लेता है कि अगर आग लगी है तो बाहर निकलने में कितने सेकंड लगेंगे। अगर मैं किसी पुल पर खड़ा हूँ तो नज़ारे का मज़ा तो लेता ही हूँ, पर मेरा दिमाग ईंटों की उम्र और हवा के दबाव का हिसाब लगा लेती है। लोग इसे सनक कहते हैं, मैं इसे तैयारी कहता हूँ। मेरा मानना था कि अगर आपके पास सही डेटा है तो आप भविष्य देख सकते हैं, लेकिन उस दिन उस जंगल के गणित ने मेरी सारी थ्योरी और मेरे सारे लॉजिक को फाड़कर फेंक दिया। हम कुल 10 लोग थे, कोई भीड़ नहीं, बल्कि हुनरों का चलता फिरता शास्त्रागार, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो आर्सेनल। मेरे साथ थी निश, मेरी पत्नी। अगर मैं दिमाग था तो निश हमारी नब्ज थी। वो पेशे से नर्स है, लेकिन असल में वो इंसानों की भाषा पढ़ती है। किसी की पुतलियां फैली हो या हथेलियों में पसीना हो, निश को समझ आ जाता है कि सामने वाला डर रहा है या झूठ बोल रहा है। एक और बात, वो सिर्फ जान नहीं बचाती, वो जीना भी सिखाती है। सूखे ब्रेड और उबले आलू से वो ऐसा खाना बना सकती है कि इंसान भूल जाए कि वो जंगल में फंसा है या फिर कहीं रेस्टोरेंट में। मसालों की खुशबू से वो पहचान लेती है क्या खाने लायक है और क्या जहर बन सकता है। हमारी दूसरी जोड़ी थी अखिल भाई और टीमो, हमारी सीनियर जोड़ी। अखिल भाई रिसोर्स मैनेजर थे। उन्हें चीजें जमा करने की सनक थी। अगर दुनिया खत्म होने वाली हो तो भी उनके बैग में 3 दिन का राशन और महंगे गैजेट्स मिलेंगे। और टीमो वो इंसान नहीं, पूरा ह्यूमन बग डिटेक्टर थी। उसकी आंखें वहां जाती थी जहां किसी की नहीं। दीवार में हल्की दरार, प्लान में छोटा सा लूप होल, या किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी घबराहट, वो सबसे पहले गलती पकड़ती थी। हमारा तीसरा कैरेक्टर था चिराग, हमारा बाहुबली, जिम और ताकत का प्रतीक। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी थी। वो रास्तों को टटोलता था, खोजता था। वो एक खोजी था। हमारा अगला कैरेक्टर है चिरंजीवी, हमारा ट्रैकर। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन उसकी आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। टूटी हुई टहनी देखकर भी वो बता सकता था कि यहां से कौन गुजरा और कब। आइए अब आपको मिलाते हैं हमारे ग्रुप की गर्ल पावर से। नेहा हमारी इमोशनल एंकर थी। जब सब पैनिक करते थे वो शांत रहती थी। और दूसरी थी श्वेत एक आर्टिस्ट और जुगाड़ू थी। हम कचरा देखते थे, वो टूल्स देखती थी। टूटी बोतल उसके लिए चाकू थी, फटे कपड़े उसके लिए रस्सी। अगला था राग। लोग उसे सिर्फ ड्राइवर समझते थे, लेकिन वो था खतरों का खिलाड़ी। जहां हमारी सांस तेज हो जाती थी, वहीं राग की धड़कनें सामान्य रहती थी। वो कैलकुलेटेड स्पीकर था, बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका एक वाक्य बहस को खत्म कर देता था। और आखिर में था मोनू, शर्मीला अंडरडॉग। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाते तो उसकी जेब से कोई ना कोई जादुई ट्रिक निकल आती थी। हम 10 लोग अलग अलग थे, जिनकी अलग अलग स्किल्स थी, पर हम सब एक संतुलित कॉकटेल थे। ट्रिप का प्लान बनते ही मेरे अंदर का एनालिस्ट जाग गया था। मैंने मैप खोला और डेटा चेक किया। अखिल भाई, मैंने कहा, रूट असुरक्षित है। मानसून अब भी पूरी तरह गया नहीं है और उस घाटी में लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी 40% है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे पक्ष में नहीं है।
अखिल भाई ने हंसकर अपनी नई फ्लैशलाइट और वाटरप्रूफ बैकपैक दिखाया। रू, लाइफ को एक्सेल शीट में मत डालो। मेरे पास सैटेलाइट फोन है, जीपीएस है, बैकअप का भी बैकअप है। राग, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने बिना मुड़े अपनी भारी आवाज में कहा, मैदान साफ हो तो खेल का मजा नहीं आता। रिस्क है तो ही जाना है। उसकी आवाज में डर नहीं, एक अजीब सा स्वागत था। हम जयपुर से निकले। सुबह बहुत साफ थी, सब कुछ पोस्ट कार्ड जैसा सुंदर। लेकिन मेरे सीने में एक गांठ थी, एक अजीब सी घबराहट, जैसे मैं छुट्टी पर नहीं, किसी बुलावे पर जा रहा हूं। रास्ते में संकेत, सिग्नल्स मिलने लगे थे, लेकिन हम अंधे हो चुके थे। पहला संकेत टीमों को मिला। गाड़ी में बैठे बैठे वो बार बार खिड़की से बाहर और फिर अपने फोन को देख रही थी। रू, उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नेटवर्क फ्लक्चुएशंस नॉर्मल नहीं है। और बाहर देखो, पिछले 50 किलोमीटर में मैंने एक भी पक्षी नहीं देखा है। यहाँ के वातावरण में एक ग्लिच है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। हम सभी ने उसकी बात को सफर की थकान समझकर टाल दिया। दूसरा संकेत ढाबे पर मिला। भूख बहुत जोरों से लग रही थी। खाना आया, देखने में सब बढ़िया, लेकिन निश ने थाली को हाथ लगाते ही दूर खिसका दिया। इसे मत खाना, उसने सख्त आवाज में कहा। क्यों, गरम तो है, चिराग ने कहा। निश की आंखें सिकुड़ गई। महक में कड़वाहट है। तेल जला हुआ नहीं है, तेल गलत है। यह खाना हमें बीमार कर देगा। उसने अपने बैग से घर के बने थेपले निकाले। निश की नाक ने हमें उस दिन होने वाली फूड पॉइजनिंग से बचा लिया था। तीसरा संकेत टायर फटने पर मिला। सुनसान रास्ता, टायर फटने की तेज आवाज। चिरंजीवी का गुस्सा फूट पड़ा। वो ड्राइवर सीट पर बैठे राग पर चिल्लाने लगा, क्या अंधा हो गया है, देखकर नहीं चला सकता? मैंने कहा था ना, बाईं तरफ पत्थर है। लेकिन राग, वो शांत था। वो गाड़ी से उतरा, उसने टायर को देखा और मुझे बुलाया। उसने धीरे से कहा, रू भाई, यह पत्थर से नहीं कटा है, कट देखो, सीधा है, इसे काटा गया है, बहुत सफाई से। अरे भाई, ये कौन करेगा? मैंने पूछा। राग ने जंगल की तरफ देखा और मुस्कुराया नहीं। कोई जो चाहता है कि हम रुकें, या शायद हम लेट पहुंचे। हम ऋषिकेश पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, ठंडक ऐसी जो त्वचा पर नहीं, हड्डियों में लग रही थी। नदी के किनारे हम खड़े थे। मैं पानी के बहाव को देख रहा था। राग पानी के बिल्कुल करीब गया। उसने अपना हाथ गंगा के ठंडे पानी में ढाला। काफी देर तक वो हाथ पानी में ही रखे रहा। फिर उसने मुड़कर मेरी आंखों में देखा। पानी भारी है रू भाई। मतलब? मैंने पूछा। मतलब इसका घनत्व, डेंसिटी अजीब है। यह हमें तैराएगा नहीं, हमें नीचे खींचेगा, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। तभी टीमो होटल की बालकनी से नीचे देख रही थी। रू, रजिस्टर चेक किया? पिछले 2 दिन से इस होटल में कोई चेक इन नहीं हुआ है, लेकिन स्टाफ कह रहा है कि वो फुल है। डेटा मिसमैच है। हमने इन सब बातों को जोड़कर नहीं देखा। हम थके हुए थे। हमें लगा नींद पूरी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह हुई। ऋषिकेश में राफ्टिंग का वक्त था। शुरुआत में टीमो जैकेट की सिलाई को लेकर गाइड से बहस कर रही थी और मैं पानी की स्पीड कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम राफ्ट में बैठे,
और पानी की पहली ठंडी लहर हमारे चेहरों से टकराई, सब कुछ बदल गया। जैसे ही राफ्ट मुख्य धारा में उतरी, डर पीछे छूट गया और सिर्फ रोमांच, एड्रेनलिन रश था। वो पल, वो कुछ मिनट शायद हमारी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। अखिल भाई सबसे आगे बैठे थे, किसी सेनापति की तरह। जब ठंडी लहरें हमें भिगोती तो वो सबसे जोर से चिल्लाते, वूहू, इसी के लिए हम जीते हैं, फील द पावर। उनकी हंसी खुशनुमा थी। चिराग और राग पैडल संभाले हुए थे। दोनों की ताकत देखने लायक थी। जब गाइड चिल्लाया फॉरवर्ड, तो चिराग ने पूरी जान लगा दी और राग के चेहरे पर वो दुर्लभ मुस्कान थी। वो पानी से लड़ नहीं रहा था, वो पानी के साथ खेल रहा था। और तेज, चिराग चिल्लाया, आज लहरों को भी हराना है। नेहा और मोनू डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन वो डर हंसी में कब बदल गया पता नहीं था। जब राफ्ट हवा में उछली और धप से पानी में गिरी, तो मोनू ने सीटी बजाई, अपनी वो ट्रिकी सीटी। भाई, ये तो रोलर कोस्टर से भी तगड़ा है, मोनू हंसते हुए बोला। श्वेत पानी की बूंदों को देख रही थी जो धूप में चमक रही थी। निश दीदी देखो, पानी हीरे जैसा लग रहा है। और निश, वो मेरे बगल में थी, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो जोर जोर से हंस रही थी, उसकी वो हंसी जो मैंने महीनों से नहीं सुनी थी। रू, ये देखो कितना सुंदर है सब कुछ। और उस पल मैंने भी अपनी गणित बंद कर दी। मैंने पानी की स्पीड नापना छोड़ दिया था। मैंने खतरे की प्रोबेबिलिटी निकालना छोड़ दिया। मैं बस रू था, जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था। ठंडी हवा, दोस्तों का शोर, पानी की छपाछप, सब कुछ इतना परफेक्ट था, इतना जीवंत। हमारी हंसी अभी गूंज ही रही थी कि अचानक नदी का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल आ गए। आसमान का रंग बदल गया था। एक पीला, गंधक यानी सल्फर जैसा कोहरा नदी के ऊपर छा गया। विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। श्वेत चिल्लाई, पानी, पानी उबल रहा है। सच में नदी का ठंडा पानी अचानक खौलने लगा था। चिरंजीवी ने कुछ देखा। सामने चट्टान नहीं, वो कुछ और है। राग ने पूरी ताकत से पैडल मारा। मोड़ो, दाईं तरफ मोड़ो। लेकिन पानी ने हमारे हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। एक लहर उठी। लहर नहीं, एक दीवार। उसने हमारी राफ्ट को खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया। मैं हवा में था। मैंने निश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ मेरी उंगलियों से फिसल गया। मेरे दिमाग में आखिरी विचार आया। ऊंचाई 20 फीट, गिरने का समय 1.2 सेकंड, पानी का तापमान करीब 4 डिग्री, बचने की संभावना 0। और फिर हम पानी में गिरे। पानी मुझे नीचे खींच रहा था, जैसे राग ने कहा था। फेफड़ों में जलन, आंखों के सामने अंधेरा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरी आंखें खुली। मुंह से रेत और पानी निकल रहा था। मैं खांस रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था। रूह, रूह, यह निश की आवाज थी। मैंने धुंधली आंखों से देखा। निश मेरे ऊपर झुकी हुई थी, मेरी नब्ज चेक कर रही थी। सांस लो, धीरे से सांस लो। मैं उठकर बैठा। मंजर बिखरा हुआ था। हम सब 10 के 10 गीली रेत पर पड़े थे। चिराग अपने पैर को पकड़कर कराह रहा था। नेहा
मोनू की पीठ थपथपा रही थी, जो उल्टियां कर रहा था। अखिल भाई पागलों की तरह अपना बैग चेक कर रहे थे। टॉर्च बची है, फ्लेयर गन बची है, लेकिन टीमो वो पानी से दूर जंगल की तरफ मुंह करके खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। टीमो, सब ठीक है? हम कहाँ हैं? टीमो ने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक भयानक समझ, रियलाइजेशन थी। उसने अपनी कलाई आगे की। रूह, अपनी घड़ी देखो। मैंने अपनी घड़ी देखी। कांच टूट चुका था, लेकिन सुइयां जमी हुई थी। 11:15 AM। मेरी घड़ी भी यही दिखा रही है, टीमो ने कहा। अखिल की भी, मोनू की भी। उसने सामने घने जंगल की तरफ इशारा किया। और आवाज सुनो। मैं चुप हो गया। नदी का शोर गायब था, पक्षियों की चहचहाहट गायब थी, हवा की सरसराहट वो भी गायब थी। वहां सिर्फ एक ही चीज थी, सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। हम ऋषिकेश में नहीं थे, हम किसी नक्शे पर भी नहीं थे। हम उस जंगल पे खड़े थे जहां समय का कोई मतलब नहीं था। गणित फेल हो चुकी थी, तर्क हार चुका था। अब सवाल यह नहीं कि वो घर कैसे लौटेंगे, सवाल यह था कि क्या वो वहां से कभी निकल भी पाएंगे। आखिर क्या है वह जंगल का सच, और क्या हुआ रूह और उसके दोस्तों के साथ उस 11-15 के रुके हुए वक्त में। जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक से मुझे कहानी लिखने और नरेट करने का हौसला मिलता है। तो जल्दी से आपका प्यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।